अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जिससे आपके लाइफ में जो है वो बेहतरी आ सके। तो आज हम खास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कभी भी ऐसी खबरों को ना फैलाया जाए जिसकी कोई भी तस्दीक जो है वो नहीं की जाती। बाद का लोग जो हैं वो ऐसी खबरें लगा देते हैं जिसका हकीकत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर वो खबरें आने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेराह रवी का शिकार होते हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग हेल्थ के हवाले से भी खेलते हैं। वो किस तरह से कि ऐसे टोटके बता दिए जाते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होता। यानी बहुत सारे लोगों को शुगर कम करने के मसाइल के हवाले से बता दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये बता दिया जाता है कि आंखों को तेज़ कैसे किया जा सकता है, सुनने की समात को जो है वो तेज़ कैसे किया जा सकता है। अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है उसके हवाले से मुख्तलिफ टोटके जो है वो बताए जा रहे होते हैं, लेकिन उनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उल्टा जब वो उसी तरह वो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो उनकी वीडियोज़ में बताई जाती हैं, तो उससे उनकी सेहत पे खातिर खा असरअंदाज वो चीज़ें होती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनकी सेहत पे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे सेहत के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू की जाए, हमने कोई ना कोई हॉट टॉपिक लेना होता है और उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है। तो आज ख़ास तौर पे हम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और इनकी तंजीम साजी और अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं इलेक्शन को लेकर, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब मौजूद होंगे जो कि सूबाई से जनरल सेक्रेटरी हैं उलमा मशाइख विंग पाकिस्तान मुस्लिम नून के। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो अब्दुल रहमान की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं, पहले तो सबसे पहले ये बताया जाए, फिर अगली बात करते हैं। हनान, इसका बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ा लेट आएंगे और उसकी वजूहत ये है कि वो चाह रहे हैं कि अदालत से जो है वो बंदयाल साहब की चीफ जस्टिसशिप ख़त्म हो जाए, कुछ दिन उन्हें मिल जाएं और नए चीफ जस्टिस को भी कम से कम 1 महीना तक वो जज कर लें कि उनका क्या टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या बिहेव होता है। फिर उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा मौसम भी बेहतर हो जाए। अक्टूबर में नवंबर में देखें मौसम थोड़ा बेहतर होता है। अभी जो अगर सितंबर में तो बड़ी गर्मी होगी। फिर वो अपनी चाह रहे हैं कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले आएँ ताकि एक मोमेंटम बन सके, लोग उनके साथ शामिल हो जाएं। तो ये कम से कम कई चीज़ें पेंडिंग है। फिर जो बिजली के बिल्स में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, ये सारा कुछ भी निगरान हुकूमत के खाते में डलवाना चाहते हैं। तो वो कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें मियां नवाज शरीफ जब यहाँ पर आएँ, उनकी ज़मानत ऑलरेडी हो चुकी हो, वो एक फ़ातेह की तरह यहाँ पर आना चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल हो। उसके बाद जो ज़मानतें पहले से हो चुकी हों तो वो अपने घर बैठ के पार्टी की मज़ीद जो है वो उसको दूसरे सूबों में रीऑर्गेनाइज़ करें। पंजाब में तो ऑलरेडी है, पंजाब के जो फूड है या जो पीटीआई के छोड़े हुए लोग हैं या दूसरे बड़े दड़ेबंदी या सराइकी बेल्ट स्पेशली जिसको हम कहते हैं जनूबी पंजाब के लोग जो दड़ों की सूरत में आते हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो नून लीग में शामिल हों। क्योंकि एक बात की तो अब समझ आ चुकी है कि पीटीआई अगले इलेक्शन में कम से कम नहीं होगी। अगर होगी भी तो उस तरह से उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, बड़ा जो है वो कड़ा सलूक किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग को अपनी जीत तो नज़र आ रही है, लेकिन वो थोड़ा माहौल बनाना चाहते हैं। अभी अगर वो 1-2 महीने में आते हैं तो बिजली के बिल्स की वजह से जो आवाम का इश्तहाल है वो बड़ी बुरी तरह फैल रहा है। हर शहर में एहतजाज हो रहा है, फैसलाबाद में हर गली मोहल्ले में हर बंदा आजज आया हुआ है। ये अगले महीने भी ऐसा ही होगा, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर के बिल्स होते हैं वो निस्बतन कम आते हैं क्योंकि एसी वगैरह चलने बंद हो जाते हैं, यूनिट्स कम कंज्यूम होते हैं। तो फिर उस तरह से उस माहौल में आना चाहते हैं। फिर सर्दियों में जो अपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाएंगे। तो एक बात तो तय है कि मियां नवाज शरीफ इस बरस में पाकिस्तान आएंगे। अगर ये मशरूत है कि अगले बरस में मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर किसी वजह से इलेक्शन तखीर का शिकार है और वो फरवरी मार्च में नहीं होते, मज़ीद लेट होते हैं, तो फिर शायद मियां नवाज शरीफ का आना भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो तब आएँ जब इलेक्शन करीब हो, वो उनकी नाअहली ख़त्म हो और वो कम से कम जो वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो सकें। उससे पहले मियां नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ भी करते हैं। हम साहब क्या कह रहे हैं गुज साहब नवाज शरीफ साहब के आने के लिए, तो आप इस चीज़ की तस्दीक करते हैं, ऐसा ही है? क्या कोई डर है, खौफ है किसी चीज़ की वजह से कि यार अगर अब आता हूँ तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या गिरफ्तारी का खदशा भी मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हनान भाई। हमारे भाई अब्दुर्रहमान साहब किसी और एंगल से क़यादत की आमद को देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई डर और कोई खौफ नहीं है। या नवाज शरीफ जिस शख्सियत का नाम है उसमें अल्लाह ताला ने कोई डर और कोई खौफ नहीं रखा, इसलिए कि वो इस धरती का बेटा है और इस वतन को संवारने में, बनाने में, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आप सारे टेनोर गवर्नमेंट्स के निकाल लें तो सबसे ज़्यादा तरक्की इस मुल्क की, पाकिस्तान की जो हुई है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुई है। और आज से तकरीबन 1 माह पहले हमारे सदर पंजाब मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमारी सूबाई काबीना के इजलास को ये टास्क दिया था कि आप फिजिबिलिटी बना लें कि कायद मोहतरम की आमद की कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, उसके मुताबिक हम जो है ये काम करेंगे कि कायद मोहतरम कहाँ पर आएँ। तो वो पूरा डिसाइड करके पार्टी ने राना सनाउल्लाह खान साहब को दे दिया है कि इस तारीख में मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आपके ये चैनल्स, आपके ये कैमरे दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इस्तकबाल कभी नहीं हुआ होगा। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे उस वक़्त इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और पूरी पाकिस्तानी कौम उनका इस्तकबाल करेगी। वो तो ठीक है, आएंगे कब? मेरे ख्याल में 15 सितंबर और 15 अक्टूबर दोनों में से कोई एक तारीख तय की जा रही है, जो पूरी पार्टी की मुशावरत के साथ। देखिए इतना बड़ा लीडर आ रहा है तो उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और बड़े एक बेहतरीन और तारीखी लम्हात को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मियां साहब अक्टूबर के अंदर आ सकते हैं, 15 सितंबर के बाद भी फौरी आ सकते हैं। अब 15 सितंबर के बाद वाला जो आपने अंदिया दिया वो बताया नहीं कि कब आएंगे। 15 सितंबर के बाद कितनी देर बाद? 2 तारीखें मैंने कहा इसमें डिस्कस हो रही है, 15 सितंबर भी हो रही है और 15 अक्टूबर भी हो रही है। अगर इन दोनों पे नहीं आते फिर? नहीं, ये नहीं होगा, आएंगे जरूर इंशाल्लाह। मैंने कहा अगर नहीं आते तो? नहीं आने वाली तो बात ही कोई नहीं है, ऐसी बात इंशाल्लाह ये तय हो चुका है, वो आएंगे। So are you 100% श्योर? इंशाल्लाह वो फैसला हो चुका है। तो बस वो थोड़े दिनों में पार्टी जो है वो उसकी तरफ से एलामिया जारी हो जाएगा और इंशाल्लाह बड़े ज़ोर और शोर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तानी कौम उनका इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है और आप देखेंगे इंशाल्लाह एक तारीखी इस्तकबाल होगा। क्यों जी अब्दुर्रहमान साहब, इसमें कुछ सदाकत है? आ रहे हैं या इससे भी लेट होगा काम? हनान, इलेक्शन के जैसे कि मैंने कहा कि जब इलेक्शन होंगे ना, मतलब तय हो जाएगा कि इलेक्शन मार्च में है, फिर मियाँ साहब अक्टूबर से लेट नहीं करेंगे, फिर आ जाएंगे। अगर किसी वजह से इलेक्शन लेट करना पड़ गया कि इलेक्शन मज़ीद 1 साल तखीर का शिकार होगा, फिर शायद ना आए, क्योंकि यहाँ पर उनके आने का फ़ायदा ये है कि उनकी पार्टी मजबूत हो, उनकी पार्टी हुकूमत में आ सके या वो खुद हुकूमत में आ सके। लेकिन अगर उनके होते हुए यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता तो फिर जो उनका जो एक तरह से करिश्मा है वो भी मांद पड़ता जाएगा। फिर मुल्क में जो जारी महंगाई की लहर है, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो सारी की सारी उनके खाते पड़नी शुरू हो जाएगी। वो जब तक यहाँ पे नहीं है किसी चीज़ की जिम्मेदारी उन पे नहीं डाली जा सकती, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो ये सारा कुछ उन पे होगा। या फिर वो मूवमेंट चलाएं कि ये जो लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो किसके खिलाफ चलाएंगे, क्योंकि अपने ही तो बंदे उन्होंने निगरान हुकूमत में बिठाए हुए हैं। तो यहाँ पर उनका आना सूदमंद ही तब साबित होगा जब इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाएगी। अभी तक तो कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आपको जैसे पता है कि यहाँ पर पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें तखीर का शिकार भी हो सकती हैं, कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। जैसे ये एहतजाज चल रहे हैं आजकल, तो ये एहतजाज कोई बड़ा जो है वो बड़े एहतजाज में भी कोई मुंतकिल हो सकते हैं, कोई और पेश खैमा भी हो सकता है, पूरा सिस्टम भी तब्दील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखें, वो ख्वाजा आसिफ के अल्फाज कि वो ज़ीरो रिस्क चाहते हैं कि
कोई भी रिस्क ना हो उनकी आमद के मौका पर। जैसे वो 2018 में आए थे, आते साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा, पार्टी को भी नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ, डील भी करनी पड़ी। तो ऐसा वो कुछ नहीं चाह रहे कि दोबारा से ऐसा उनके साथ हो। अगर वो अभी आते हैं तो अभी जैसे अदलिया का माहौल है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का, तो उनको तो जेल में जाना पड़ेगा या 15 सितंबर तक। फिर नए चीफ जस्टिस का क्या मूड होगा, किस तरह से चलेंगे, क्योंकि कई चीफ जस्टिस जब आने वाले थे तो उसके पहले ही नून लीग की कहना शुरू हो गए थे कि ये हमारे बंदे आ रहे हैं। साहब नसार के बारे में भी कहा था कि ये हमारे बंदे आ रहे हैं। फिर उनसे ही जो है वो उन्हें नाअहल होकर जेल में जाना पड़ा। तो अब वो पहले कम से कम 1 महीना उनका देखना चाहते हैं कि उनकी जो क्या डायरेक्शंस हैं या किस तरह से वो देख रहे हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद अपना रिस्क फ्री होके जो है वो अपने मुल्क में आएंगे या प्लान करेंगे। तो हम एक बात तय है कि यहाँ पर इस मुल्क में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है। ये अभी जो यूए में हुआ या सऊदीया में हुआ या जिस तरह से दीगर ममालिक के साथ हो रहा है, ये सारा कुछ उनकी मुशावरत के साथ हो रहा है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने, ब्रिक्स में जाना है या नहीं जाना, या IMF के साथ डील, इस सारी चीज़ों में वो ऑन बोर्ड है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पिछले 16 महीनों से हुई है कि जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हों। उनकी मर्ज़ी से, उनकी मुशावरत से चीज़ें होती रही हैं, वजारतें बनती रही हैं, कैबिनेट बनती रही है, किसी का आना जाना, कीमतें बढ़ना, वज़ीर लगाना, सारा कुछ उनकी मुशावरत से हुआ है। इसलिए वो इस सेटअप से बाहर तो नहीं है, सिर्फ फिज़िकली मुल्क से बाहर है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कुछ भी चलता रहा है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाया है। और स्पेशली 9 मई के बाद जो है वो चीज़ों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से कि अब सारा कुछ उनके कंट्रोल में है, कुछ भी जो है वो मुखालिफ धड़े के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हफ्स साहब ये बताइएगा कि पार्टी के हवाले से जो टिकट्स की तकसीम होगी वो किस तरह से होगी। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि शेर अली ग्रुप भी सर उठा रहा है टिकट्स को लेके। राना सनाउल्लाह ग्रुप क्योंकि तगड़ा है और बहुत सारी टिकट्स ज़ाहिरी तौर पे उनके पास है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनके पास, लेकिन फिर भी एक जंग जो है वो अंदरूनी तौर पे जारी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि कोई हमारी अभी ग्रुपिंग है इस जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब और चौधरी आबिद शेर अली साहब जो हैं उनको आप देख लें कि वो पिछले जब से तशरीफ़ लाए हैं आबिद शेर अली साहब लंदन से, तो मुशावरत के साथ ये सारे मामलात चल रहे हैं। देखिए, पार्टी के टिकट्स का फैसला तो क़यादत ने करना है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने करना है। वो कायद हैं पार्टी के और वो एक बोर्ड पार्लिमानी तश्कील देंगे जिसमें ये सारे हजरात होंगे और वो फैसला करेंगे। तो ये ग्रुपिंग वाली बात मैं नहीं ये समझता कि कोई ऐसी लड़ाई वाली सिचुएशन या सूरत हाल है, बिल्कुल ऐसा पार्टी में नहीं है। आबिद शेर अली साहब ये हमारी जमात के एक लीडर हैं और राना सनाउल्लाह खान साहब पंजाब के सदर हैं और पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। तो ये मुशावरत के साथ तय करेंगे कि फैसलाबाद में किसको टिकट देनी है, कौमी में और सूबाई असम्बली में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बड़ी अच्छे अंदाज और अहसन अंदाज में पार्टी ये फैसले करेगी और पूरी पार्टी उन फैसलों पर पाबंद होगी और उस पर अमल दरामद करेगी इंशाल्लाह। कोई नए चेहरे देखने को मिलेंगे या इस दफ़ा भी? देखिए, ये हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी एक स्टेटमेंट आपके सामने है कि इस मरतबा हम 30% नए लोगों को देंगे। उसमें मुझे समझ आ रही है कि यूथ के लोग होंगे, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के हमारे विंग्स के लोग होंगे जिनको पार्टी ये समझती है कि इन्होंने पार्टी के मंशूर और पार्टी के दस्तूर के मुताबिक मेहनत और जद्दोजहद की है और ये आवाम में इतने पॉपुलर हैं, तो यकीनन उनको अबलाइज किया जाएगा और पार्टी उनको इज्जत देगी ज़रूर इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइएगा कि आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं, ये जो राना सनाउल्लाह शेर अली ग्रुप की टिकट की मुनसफाना तकसीम के हवाले से जो है वो एक जंग जो है वो जारी है, तो इन्होंने तो तरदीद कर दी, मेरा ख्याल है आप बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं। हनान, लड़ाई तो होगी, लेकिन ये बात हाफिज़ साहब की ठीक है कि अब चीज़ें स्मूथली तरीके से होंगी। थोड़ा पहले जो रोला डल जाता था वो शायद ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शेर अली साहब कर देते होते थे, एग्जैक्टली चौधरी शेर अली अब शायद वो ना करें। आबिद शेर अली समझदारी से मामला तय करें। बहरहाल उनके अपने बंदे हैं जो उन्होंने हर हल्के से देखे उम्मीदवार दिए हुए हैं। शराज खानू देख लें या मलिक अशरफ देख लें या इस तरह से बिलाल शाह है, कई लोग जो उन्होंने तैयार किए हुए हैं अपने टिकट के लिए कि इनको अपने टिकट दिलवाना है, तो उन्होंने उसके लिए पूरी कोशिश करनी है कि इन तमाम लोगों को। देखिए, पार्टी का जो वर्कर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा हूँ, जो पार्टी का वर्कर है वो कोई एक बड़ा है या छोटा है, सबको ये हक हासिल है
कि वो टिकट के लिए अप्लाई करें इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारी जमहूरी पार्टी है, इसमें ये कहना कि ये धड़ेबंदी हो गई है, तो इस तरह तो हमारे एक हल्के में जो हम ख्याल लोग हैं, वो मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो भी खड़े हैं, मैं भी टिकट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ग्रुपिंग नहीं होगी। तो चले हम इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो पार्टी मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तकसीम होगी उनके टिकट्स की, उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, जो बातें हाफ़िज़ साहब कर रहे थे, आप एग्री करते हैं उससे? देखिए जी, हनान हाफिज साहब बड़े अहम ओहदे पे हैं पार्टी के। वो तो चाहते हैं कि पार्टी का इमेज अच्छा रहे, लेकिन क्योंकि हम अब सच भी तो बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल वो जो इंडियन कहते हैं ना पत्रकार हैं, तो उनका तो काम ही ये होता है ना कि वो मतलब चीज़ें जो सामने लाते रहे। देखिए अभी जो शेख एजाज और शफीक गुज्जर में लड़ाई बनी हुई है टिकट के हवाले से, और तो बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है। मेरी इत्तलात के मुताबिक एक किस्म की बड़ी अंदरूनी तौर पे नहीं, बल्कि अब ज़ाहरी तौर पे भी एक किस्म की अब तो वो बैरूनी जंग हो चुकी है ना। हाँ। मतलब वो दोनों एक ही दड़े से ताल्लुक रखते हैं, तो दोनों ही एक ही हल्के से टिकट के लिए अप्लाई किया, और शफीक गुज्जर ने अपने साबका हल्के में अप्लाई नहीं किया, यानी कि वो कोई दो हल्कों में नहीं, उन्होंने सिर्फ एक हल्के में अप्लाई किया वहाँ से। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कहाँ तक जाएगी। फिर इसी तरह से यहाँ पर एहसान अफजल या मुन्ने खान के दरमियान भी होगा। तो कई हल्के हैं जहाँ पर टिकट के लिए बड़ी सोच विचार होगी, बड़े अहम लोग हैं सारे, मतलब उसमें से किसी को नज़रअंदाज करना। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है इस चीज़ को ना, थोड़ा सा आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है गोई साहब। राना सनाउल्लाह ग्रुप के अंदर भी दो दड़े बन रहे हैं। ये हनान ये इसमें एक राइंग ग्रुप बना था, लेकिन वो काफ़ी काउंटर चला गया। जब राना सनाउल्लाह खान जब जेल में गए थे ना, तो उनकी मुखालफत में एक ग्रुप ने सर उठाया था। जो जितने भी राई थे ना पंजाब के, वो सारे इकट्ठे हो गए थे। तो अंडरस्टूड की बात है, फैसलाबाद के राई भी इकट्ठे हो गए। तो वो उनको सदारत से हटाना चाहते थे। वो तो अल्लाह भला करे, उनकी वाइफ का जिन्होंने बड़ी वार लड़ी, वो सिर्फ उनकी वार की वजह से, या साथी जो उनके थे उनकी वजह से, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया था। एग्जैक्टली, वो खतून बड़ी जुर्रत दलेरी का मुजाहरा कर गई, तो इसी वजह से राना साहब जो है वो बच गए। तो फिर उसके बाद बाहर आए, उस दड़े को काफ़ी हद तक काउंटर किया, लेकिन बहरहाल वो सर तो उठा रहा है। जो एक बार सामने आ जाता है वो मौजूद तो रहता है, लोगों को गुस्सा भी होता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। पता तो सारा राना साहब को चला होगा, ये बात नहीं होगी कि कुछ ढका छुपा रहा होगा। सुना है कि अगर हमें पता है तो पता फिर उन्हें भी होगा। माफी तलाफी हो गई थी, माफी तलाफी होगी। हाँ, कुछ दोस्तों ने जाके खुद से। मुझे लगता है कि आज आप दोनों हजरात को शेख रशीद वाले की बात नून से शीन निकालने के चक्कर में हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम वैसे एनालिसिस या हकायक जो है वो पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कोई साहब, उनके टिकट्स के हवाले से इस दफ़ा कोई मसाइल तो नहीं बनेंगे? एग्जैक्टली मसाइल बनेंगे हनान। देखिए, नए लोगों को टिकट के हवाले से तो पार्टी की भी वाज़ेह लाइन है। देखिए, मैं अगर पीटीआई की बात करूं तो फ़र्क हबीब जैसे नौजवानों को भी टिकट मिले, जबकि नून लीग में वो पुराने जो है 70-80 साल के बाबे हैं। एक तो MNA साबक बनते रहे, उनको आर्जा भी या सुनने का भी मसला है। अच्छा, तलाल चौधरी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मेरा ख्याल उनकी जी अब तो उनकी नाहली खत्म हो चुकी है ना। वो लाजमी लड़ेंगे, वो तैयारी में है पूरे। हाँ, उनको टिकट मिलेगा, किसी और को मिले या ना मिले। ये तो कंफर्म है। एग्जैक्ट। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी होती है ना कोई सब, कि अगर किसी हल्के में आप टिकट किसी को देना भी पड़ रहा है, स्ट्रांग भी है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा, मतलब पार्टी देना चाह रही है, लेकिन बीच में से कोई एक बड़ा ओहदेदार नहीं चाह रहा कि उसे टिकट, जानबूझ के उसके मुखालिफ कैंडिडेट्स 2-3 खड़े कर दिए जाते हैं कि भाईजान ये भी बड़े स्ट्रांग हैं, इन पे भी नजर डालें। एग्जैक्टली। लेकिन अब तलाल का मैं आपको बता दूं हनान कि फैसलाबाद में जो पार्टी है ना, वो सनाउल्लाह खान के बाद तलाल चौधरी को ज़्यादा डील करती है। अब वो शेर अली फैमिली पसे पुश चली गई है। हाफिज साहब भी शायद इसकी तस्दीक करें या ना करें, लेकिन अब तलाल चौधरी ही हैं जो राना सनाउल्लाह खान। क्या वजह है कि वो मरियम नवाज साहिबा के ज़्यादा करीब है? देखिए हनान, पार्टी को एक डिफेंड करने वाला बंदा चाहिए होता है जो कि उनको बुरे हालात में भी डिफेंड करे। तलाल चौधरी की नाअहली की वजह थी कि मियां नवाज शरीफ को उन्होंने उन हालात में डिफेंड किया जब बड़े कम लोग रह गए थे।
फिर नाअहल होने के बावजूद वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए, जलसों में जो जो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं उन्होंने किए। ना तो उन्होंने जलावत नहीं इख्तियार की खुद साख्ता, ना ही कोई और हरबा इस्तेमाल किया पीछे होने का। जब भी पार्टी ने उन्हें कहा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं, सब कुछ उन्होंने किया। तो फिर पार्टी को तो ऐसे लोग देखें बड़े दिल अजीज़ होते हैं कि जो उनके लिए मतलब नाअहली भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी में रहते हैं। जिस दिन उनकी नाअहली ख़त्म हुई थी, मरीम नवाज़ ने बाकायदा केक काट के सेलिब्रेट किया, मीर नवाज शरीफ ने ट्वीट की। तो ये सारा कुछ था कि उन्होंने हमेशा जो वो पार्टी का एक अच्छा फेस या एक कह लें कि जो खूबसूरत स्पीकर है वो उसका एजाज़ तो बहरहाल उन्हें है, वफादार भी हैं, कहीं भी नहीं गए, कोई डील नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों में देखनी पड़ती हैं। कुछ लोग देखें बड़े पुराने होते हैं, कई दफ़ा एमएनए बन चुके होते हैं, लेकिन पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे होते ना, उस सतह पे जाके नहीं कर पा रहे होते जिस पे सारा कुछ ही आपको एकदम कुर्बान कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आबद शेर अली जिला वतन होकर बाहर बैठ के अब उन पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल परसों की है उसमें काफ़ी व्यूज़ पड़े हैं उनको। अब उसकी समझ नहीं आई कि उन्होंने किसके खिलाफ की है, शायद मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ की है। मतलब वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर को बड़ा हसीन दौर करार देते रहे हैं। अच्छा, आयशा रजब बलोच कहाँ होती हैं? कोई मंजर आम से ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आ रही मंजर आम पे। वो ख़वातीन के हवाले से थोड़ी बहुत एक्टिव हैं और तांदलियावाला में अपने टिकट के लिए कोशिश कर रही हैं कि शायद उन्हें दोबारा जो है वो टिकट मिल जाए, ख़वातीन के हवाले से मिले, जैसे भी मिले। ये मखसूस नशिस्त के लिए कोशिश कर रही हैं या इलेक्शन कंप्लीट? दोनों साइड से जहाँ से भी हो जाए। देखिए तो अली गौहर कहाँ जाएंगे? अली गौहर तो सबसे मजबूत है ना तांदलियावाला से, अब उन्हें रिप्लेस करना तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने भी पार्टी में अपना जो है बड़ा मुकाम बना लिया है, मीडिया के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए। वैसे ही वो असम्बली में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी बड़ी रही है, तो अब उनको भी रिप्लेस करना मुश्किल होगा। ताहम ख़वातीन के लिए देखें अच्छे फेस भी चाहिए होते हैं, वो भी ठीक है, गुड लुकिंग है या इसके अलावा जो उनमें खूबियाँ बोलने के हवाले से। तो ये आयशा रजब का बहरहाल जो अगर ख़वातीन के लिए ना बनेगा तो बड़ी हैरानगी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप साहब क्या कहेंगे ख़वातीन के हवाले से फैसलाबाद में नुमाया नाम कौन से नज़र आते हैं आपको? अगर मुस्लिम लीग न्यू पावर में आती है, मखसूस नशिस्तों पे कौन किसको लाया जा सकता है? देखें, ये आप ये किसी के लिए बारे में ये नहीं कह सकते कि इसको अब टिकट दिया जाएगा और इसको नहीं दिया जाएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये, जैसे मदीहा राना है, खालदा मंसूर हैं, ऐसे देखिए जो हमारी ख़वातीन वर्कर्स और लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो पिछले 4 साल अपोजिशन का दौर था, सख्ती का दौर था, यकीनन पार्टी उनकी खिदमात को अबलाइज भी करेगी और उनको एहसास भी होगा कि ये वर्कर जो है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि पार्टी अपने उन वर्कर्स को, जिस तरह भी बात हो रही थी तलाल चौधरी साहब की, कि उन्होंने मुश्किल हालात में फेस किया और पार्टी का दिफा किया। राना सनाउल्लाह खान साहब पर तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया, लेकिन वो उस तारीखी जुल्म के बावजूद उस जालिम के सामने खड़े भी रहे और अपनी पार्टी और अपनी क़यादत का दिफा भी करते रहे। तो इस तरह जितने ऊपर से लेकर छोटे वर्कर हैं, उसमें ख़वातीन विंग है, उलमा विंग है, लेबर विंग है, जितने भी विंग्स हैं, उनके अंदर जो जो वर्कर काम करने वाले हैं, हमारी पार्टी की खूबी ये रही है और हमारी क़यादत की ये खूबी रही है कि उन्होंने काम करने वाले वर्कर को इज्जत भी दी है और उन्हें लाकर मकाम पर बिठाया भी है। ये ज़रूर हो गया होगा कि थोड़ा सा लेट हो जाए या थोड़ा सा कोई हालात फेवर में ना रहे हों तो कारकुन और अहदेदारान बच गए, उनको वहाँ अबलाइज नहीं कर सके। इसी तरह ख़वातीन विंग में मैं ये समझता हूँ कि हमारी सारी काबिल एहतराम ख़वातीन जितनी हैं, एक्स MNAs हैं, MPAs हैं, तो जारी बात है किसी की सेहत के इश्यूज़ हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा यूथ को ज़्यादा हमारी पार्टी की क़यादत जो है वो ज़्यादा अबलाइज भी करेगी और उनको इनकरेज भी करेगी और उनको इंशाअल्लाह पार्टी के टिकट्स भी दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये ख़वातीन भी जो मेहनत कर रही हैं और पार्टी के मंशूर और दस्तूर को लेके अवाम तक जा रही हैं, तो यकीनन इनको भी अबलाइज किया जाएगा। अब्दुर्रहमान साहब, जैसे इन्होंने कहा यूथ में से कोई ना कोई यूथ में खातून मुस्लिम लीग नून में आपको नज़र आती है जो ज़रा हट के वर्कर से हो, मेहनत आजकल काफ़ी ज़्यादा कर रही हो जलसे जुलूसों में? हनान, देखें यहाँ पे फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि जितनी भी
ये ख़वातीन जो होती हैं मखसूस नशिस्तों की, ये लाहौर से चली जाती हैं सारी की सारी ना। समझ लें कि 50 to 60% सिर्फ लाहौर से होती हैं, बाकी पूरे पंजाब में तकसीम हो जाती हैं। देखिए मदीहा राना भी ठीक थी, डॉक्टर नजमा अफजल ने भी अच्छा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसी तरह से दीगर तमाम, लेकिन इनको नज़रअंदाज किया जाता है। और लाहौर से जो वो ख़वातीन को राना एहसान अफजल की जो वालदा जी जी मोहतरमा नजमा अफजल, नजमा, हाँ तो मैडम नजमा भी काफ़ी बड़ी मतलब वोकल एक्टिव पर्सन हैं हैं। और ख़वातीन के और हवाले से हमारी सिटी की सदर है ख़वातीन विंग की। ख़वातीन विंग की तो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, मतलब बड़ी पुरानी, पहले भी एमपी रह चुकी हैं, तजर्बाकार भी हैं। तो इस तरह इनको oblige करने की बजाय लाहौर से उन लोगों को या उन ख़वातीन को oblige कर दिया जाता है जो उस तरह से जो है वो पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर पाती और सिर्फ महज सीटें पुर की जाती हैं। तो ये पार्टी को पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये जो कोटा सिस्टम होता है तो ये हर सूबे में या हर ज़िले में बराबर की सतह पे तकसीम होना चाहिए ना। एक तीसरा बड़ा ज़िला है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर उस तरह से नहीं ख़वातीन को oblige किया जाए। ठीक है, हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अब्दुर्रहमान, नई हल्का बंदियों के हवाले से बताइएगा, जैसे आपने बताया शेख एजाज और शफीक गुज्जर साहब का भी फड्डा चल रहा है कि नई हल्का बंदियों में कुछ मुमकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे ही हल्के बन जाए कि सब भी oblige हो जाए। हनान देखें, कोई सीटें तो तब्दील नहीं होने जा रही ना, नई हल्का बंदियाँ ज़रूर हो रही हैं मरदमशुमारी के अकॉर्डिंग, लेकिन सीटें क्योंकि तब्दील नहीं होने जा रही, ना कम या ना ज़्यादा, तो इस वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ यूसीज़ उठा के इधर से उधर लगाई जा सकती हैं, मतलब समझ लें कि अगर एमपी के 18-20 यूसीज़ आती हैं नीचे तो वो 1-2 का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एमएनए का 2, 3, 4, 5 का, वही हल्के रहेंगे थोड़े बहुत फ़र्क के साथ में, और वो फ़र्क इतना माइनर होगा कि वो काउंट नहीं होगा। तो इसलिए ये वही हल्का बंदियाँ ही होंगी जिन पे पहले जो है वो टिकटें दी जा चुकी हैं या जो जिन पे बात हो चुकी है या जिन पे तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अगर सीटें बढ़ती या कम होती हैं ना तो फिर हल्के चेंज होते हैं। फैसलाबाद में जैसे एक सीट कम हुई थी तो उसकी वजह से जो कई लोगों का करियर ख़राब हो गया था कि उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया या पीटीआई ने नहीं दिया और वो सियासत से आउट हो गए थे। उस्मान खान कई दफ़ा एमपी बनते रहे थे, सिर्फ इस वजह से वो आउट हो गए कि वो एक हल्का गायब हो गया। तो इस तरह से वो लोग आ जाते हैं सामने, लेकिन इस बार वो सेम सूरत रहने का इम्कान है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कुछ मुझे लगता नहीं है कि चेंज हो, लिहाजा जो जिस हल्के में बैठा है, जिसको लगता है कि ये हल्का उसके लिए कन्वीनियंट है, वो वहीं पे अपनी फ़ाइट करेगा। शफीक गुज्जर और शेख एजाज की फ़ाइट वहीं उधर से ही होगी जहाँ से शफीक गुज्जर को लगता है कि वो गुज्जर जो लाइयाबाद वगैरह से उनके वोट बैंक के ज़रिए जीत सकते हैं, जैसे लतीफ़ नज़र पहले जीतते रहे हैं और शेख एजाज हार गए थे उधर से। इसी तरह से शेख साहब को भी लगता है कि उधर वो क्योंकि पिछले 10 साल से हैं तो उनका ज़्यादा होल्ड है और वो जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन दोनों की लड़ाई उधर से होगी। इसी तरह से इधर जो है वो अगर इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा रख के पार्टी की खिदमात और ज़्यादा एक्टिव देखा जाए तो कौन सा कैंडिडेट है आपकी नज़र में इन दोनों में से? देखिए नान, चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मतलब शेख एजाज है, सिटी सदर है, उनकी वजह से उन्होंने पूरे सिटी में जो है वो परफॉर्म करना होता है, मीटिंग्स का नकाद ये वो वगैरह, और अच्छे स्पीकर भी हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर है। शफीक गुज्जर का ये है कि वो दड़ा बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं। अब बिल्कुल उनको नया हल्का मिला था, वहाँ से जीत गए। 18 में जब बहुत कम लोग जीते हैं, उसमें जीतने वाले वो भी शामिल थे और वो बहरहाल उनके लिए टोटली नया हल्का था जहाँ से उन्होंने जाके जीता। इसी तरह से जब 2013 में उन्हें टिकट नहीं मिला था तो ज़्यादा हैसियत में वो काफ़ी वोट ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर बंदे की कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आपके हल्के में जो मलिक नवाज़ है या मलिक अशरफ जो उधर उम्मीदवार है, इसी तरह से उनके कंपटीशन होंगे कि किसको जो है वो बेहतर मिलेगा। शराज कालू बड़े हार्ड फेवरेट समझे जा रहे हैं कि उन्हें नए लोगों में से oblige किया हाजी अकरम साहब का बताएं, हाजी अकरम अंसारी के मुकाबले पे आपको कोई कैंडिडेट नज़र आ रहा है फिलहाल? नान, हाजी अकरम अंसारी और मियां अब्दुल मनान ये डिपेंड करेंगे कि अगर पीटीआई के लोग नहीं लिए जाते ना, ये मजबूत है दोनों ही, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी में ले लिए जाते हैं जैसे फैज़ कमोका या शेख खुरम शहजाद, इसी तरह से रज़ा नसरुल्लाह गुमन, तो फिर में कंपटीशन। अरफान मनान के एमएनए पे आने के चांसेस हैं? मियां मनान साहब तो पिछली बार भी कह रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने कहा था कि हमारे बेटों को टिकट दे दें, लेकिन
नहीं दिया गया था। देखिए इस बार क्या बनता है। ये 3 लोग हैं, मियाँ अब्दुल मनान साहब, मियाँ फ़ारूक साहब और हाजी अकरम अंसारी साहब, जो अपने बेटों को आगे करना चाहते हैं। और राना एहसान अफजल के हवाले से क्या कहना है, एमएनए का टिकट मिलेगा इनको? नहीं, एमएनए का नहीं मिलेगा। राजा रियाज साहब के साथ कमिटमेंट है, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, बड़ा ताउन किया उन्होंने पार्टी के साथ। ये एमपी के टिकट होंगे, एमपी एमपी। और राइट नाउ अभी वो सब किस हवाले से गवर्नमेंट को कर रहे थे? ये कोऑर्डिनेटर थे वज़ीर आज़म के यहाँ पर कॉमर्स के हवाले से। यही अब मैं पूछना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर थे, वज़ीर आला के नहीं थे, तो इट मीन्स के इनका डायरेक्ट मियाँ साहिबान के साथ है लिंक। तो इज़ दैट पॉसिबल? अगर इस हल्के से नहीं तो किसी और हल्के से एमएनए का टिकट इनको दे दिया? नाम देखिए, फैसला स्पेस नहीं बन रही मेरा। स्पेस कोई नहीं, बंदे बहुत ज़्यादा इनके पास। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई से बंदे आ गए तो इनको अपने बंदे भी काउंटर करने पड़ेंगे, कार्नर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके देखिए नून लीग की एक तो सिफ्त है कि जब 17 से लेके 22 तक बड़ा बुरा वक्त रहा, फिर भी बंदे छोड़ के नहीं गए ना। तो बहरहाल अब उन बंदों का क्या करना है जो आपके साथ बुरे वक्त में भी वफादार रहे हों, और उनकी मेजोरिटी वो है जो मुशर्रफ मार्शल्लाह में भी उनके साथ थी, जैसे ये 3 लोग जिनकी मैंने बात की है। तो इनको साइड पे लगाना जो है बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए। तो फिर जब दूसरे बंदे भी लेने हैं, देखिए अगर वो बंदे नहीं लेंगे जो पीटीआई से आने वाले हैं, तो वो पीपल्स पार्टी में या कहीं और जाके कंपटीशन में आ जाएंगे। इसलिए ये पार्टी के लिए बड़ा कड़ा वक्त होगा कि इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके इस तरह से इलेक्शन लड़वाना कि ये मुखालफ दड़ा भी मजबूत ना हो सके। देखिए अगर ये तमाम लोग आईपीपी तो साइड पे रखें, पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी कंपटीशन अच्छा खासा दे देती है, तो फिर तो नून लीग इलेक्शन हार जाएगी। तो नून लीग ने सब लोगों को इकट्ठा करना है, ऑबलाइज भी करना है, और मुखालफ दड़े से इलेक्शन भी नहीं लड़ने देना। ये मियां नवाज शरीफ का काम होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप सब सदाकत है इस बात में? शुक्र है कि मेरे भाई ने कोई बात तो सही किया कि मुस्लिम लीग बड़ी जमात है और इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो मार्शल्लाओं के खिलाफ और अमरीयत के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इस बात तक तो आप लोगों ने तराफ कर लिया, बड़ा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सियासी जमात है, और उसकी क़यादत में जो सियासी मेच्योरिटी है और अपने वर्कर और अपने जो कारकुन जिन्होंने मेहनत की भी है, उनकी मेहनत उनकी नज़र में है। और मैंने ये समझता कि वो अपने एक वफादार और मुहिब्बे जमात को निकाल कर और एक लोटे को ले आएंगे। मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल ऐसा पार्टी नहीं करेगी। हाजी अकरम अंसारी साहब, मियाँ अब्दुल मनान साहब, मियाँ फ़ारूक साहब, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये खूबी है कि वो अपने साथियों के साथ कमिटमेंट और मोहब्बत में उनका कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। वो एक वफादार लीडर है और वो अपने वर्कर को इज्जत देता है, और ये उनके पुराने साथी हैं, और यकीनन ये इंशाल्लाह सर्वाइव भी करेंगे और पार्टी इनको इज्जत भी देगी। और कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंशाल्लाह जब फैसला करेंगे तो एक मेरिट पे फैसला करेंगे और इनको ज़रूर इनको लेकर चलेंगे। और मैं आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शन में पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होगी। चलें जी, लेट्स सी। हम देखते हैं कि अब आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। एक्सपेक्टेड क्या है? इलेक्शन कब तक हैं कोई साहब? फरवरी मार्च का कहा जा रहा है 2024 में। मतलब अगर ना हुए फिर शायद लंबे लेट हो जाए ना। देखिए अभी सियासी जमातों के हाथ में है कि वो फरवरी मार्च तक इलेक्शन करवा दें। अगर उससे भी तखीर होती है तो फिर शायद उनके हाथ से भी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और ये टेक्नोक्रेट सेटअप फिर लंबा होता जाएगा। क्योंकि जब इसको नहीं रोका जाएगा कहीं पर, तो फिर जो बंदे बैठे हुए हैं वो केयर टेकर की बजाय वो जो कहते हैं चेयर टेकर हो जाएंगे और फिर वो साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब वो लोग मतलब ताकत में होते हैं, कोई भी चाहे वो केयर टेकर हो ताकत में होता है, तो फिर तो वो कई हरबे उसके पास होते हैं इलेक्शन को डिले करने के हवाले से ना। तो ये सियासी जमातों के खाते पड़ जाएगा अगर ये इलेक्शन फरवरी मार्च में नहीं करवा पाते। ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, इनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी होगी। ये फरवरी मार्च में इलेक्शन करवाते हैं, जीतते हैं, हुकूमत में आते हैं। क्योंकि देखें मुखालिफ पार्टियों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सुलह होते हुए टाइम नहीं लगता।
कभी नहीं लगता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी सुलह होगी, लेकिन वो भी हमने देखा कि 2022 के बाद हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो पीटीआई को बाहर निकाल दिया गया। तो ये सब कुछ जो है वो नून लीग के साथ भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इनकी भी कोशिश होगी कि इलेक्शन चले, टाइम पे तो नहीं हो रहे, अक्टूबर में नवंबर में ना हो, लेकिन चलो कम से कम फरवरी मार्च में हो जाएं, ताकि वो लोग इक़्तिदार में आ सकें। और जैसे आवाज़ साहब ने कहा कि वो कम से कम मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि पंजाब में उनकी अक्सरियत आ जाए, जो है वो अकेले हुकूमत बनाए और मरकज़ में तमाम लोगों को मिल के हुकूमत बनाई जाए। बिल्कुल ठीक कहा। तो हाफ़िज़ साहब, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहते हैं आप पब्लिक को? देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी कौम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ये मज़ीद मुश्किल हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और ये मुमलकत हमारा है। यकीनन इसको एक नालायक के पास, ना तजर्बाकार इंसान के पास इस मुल्क को तजर्बाकार बनाने के लिए दिया गया था। उसने 4 साल में इसका बेड़ा गर्क किया है। हमें ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से इन मुश्किलात में अपने वतन का ख्याल रखते हुए सरवाइव करना है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये मुश्किलात दूर होंगी और इस पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। सुनी सुनाई बातों पे और अफवाह साजी से बचें और अपने इदारों पर, अपनी हुकूमत पर और अपने मुल्क पर एतमाद रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ पे भी हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर कोई ऐसे गेस्ट बुलाएं जो कि मौजूदा चलने वाला जो करंट इशू है उसके ऊपर जिस पे डिस्कस किया जाए। तो आज ख़ास तौर पे फिर से हम जो है वो बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि ताजिर बरादरी है बहुत अफेक्ट हो रही है। आम आदमी घरों के हवालों से जो पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं, बिजली लाइट्स इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो काफ़ी परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैशियत मजबूत होती है कारोबारी मराकज़ की वजह से होती है। कारोबारी मरकज़ जो हैं वो कितने परेशान हैं, क्या कारोबारी जो कारखाने हैं वो भी बंद हो रहे हैं बिजली के बढ़ने की वजह से, कीमतों के बढ़ने की वजह से, और इन पर इम्पेक्ट क्या आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स हैं इनकी, तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं तारुफ में आपका करवा देता हूँ। शेख फैसल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ शेख शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर हैं होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो पहले शेख फैसल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे आप? बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है और ताजिर काफ़ी परेशान है इस हवाले से, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41 कि हर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिटी 41 एक ऐसा चैनल है जो हर उस चीज़ को उठाता है जो आवाम के साथ हो रही होती है। देखें, बात ये है कि जो आजकल बिजली के रेट्स बढ़े हुए हैं, बिल ज़्यादा आए हुए हैं, आप देखें कि ये नौबत आई क्यों? ये नौबत सिर्फ इसलिए आई क्योंकि माजी में 47 से लेके आज तक जो हमारे सियासतदान थे उन्होंने बदकिस्मती से इस मुल्क के लिए काम नहीं किया। वो अपनी ज़ात से बाहर निकले ही नहीं, उन्होंने सिर्फ तनकीद की अपनी पार्टी बचाने के लिए, जबकि मुल्क को ज़रूरत थी डैम्स की, मुल्क को ज़रूरत थी कोयले से बिजली बनाने की, हर वो काम करने की जिससे एनर्जी सेक्टर हमारा ग्रोथ करता। मगर इन्होंने आज तक सिर्फ वो काम किया जिसकी वजह से इनके अकाउंट फिल होते, इनके अपने मफादात थे, पार्टी ना टूटे, जिसकी वजह से आम आदमी अब इस स्टेज पे आप पहुंच गए। आप बिलीव करेंगे कि कोई बंदा कह रहा है, मेरी अपनी मार्केट का बंदा परसों मेरे पास आया, रोंगटे खड़े हो गए, उसने कहा फैसल भाई मेरी 50,000 रुपया सैलरी है और मेरी एज हो गई है 55। 50,000 सैलरी है और 55 एज हो चुकी है, 30,000 रुपया घर का बिल है, मैंने यूपीएस बेचा अपने घर का, बैटरी और यूपीएस, पैसे पूरे नहीं हुए और मैंने अपनी बेटी की बालियां बेची, फिर जाके मैंने बिल जमा करवाया। यानी कि अब उस स्टेज पर एक आम आदमी, एक आम ताजर, सफ़ेद पोश बंदा पहुंच गया है
कि जिसको महीने के बाद अब स्कूल की फीसें याद नहीं है, घरों के किराए याद नहीं है, बिजली के बिल, सिर्फ एक ही चीज याद है, बिजली के बिल, वो कैसे जमा करवाने हैं। यहां तक पोजीशन आ गई है कि जो घरों की औरतें हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनके बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये आखिर जो हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या, इनको क़यामत पर इत्मीनान नहीं है क्या? अल्लाह ताला को इन्होंने जवाब नहीं देना? सिर्फ ये उस पोजीशन में आ गए हैं कि जिन्हों को पैसे की हवस में आके, जितनी देर तक ये पैसे की हवस, ये मफाद परस्ती हमारे ऊपर वाले बंदों में, सियासतदानों में, मैं माजरत के साथ कहता हूं, नहीं खत्म होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप सिर्फ एक चीज देखें, गरीब चलाता क्या है? एक पंखा, एक ट्यूब, और उसका बिल कितना आ रहा है? 20,000, 25,000, 30,000, सिर्फ एक पंखे का, और वो कह रहा है रात को मैं छत पे सोता हूं। अच्छा, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे ऊपर वाले मामलात हैं, उनके ऑफिस में 3-3 एसी चल रहे हैं, ऑफिस में कोई नहीं है, उनको बिल ही नहीं आना। आप इससे ज्यादा और क्या हमारी बदकिस्मती होगी कि जो बंदा 20 साल हो गए रिटायर्ड हुआ हुआ है, उसके घर की बिजली भी फ्री है, उसको पेट्रोल भी फ्री है, उसको हर वो सहूलत फ्री है जिसकी वजह से हम लोग आम बंदा उनका बिल भर रहे हैं। आप देखें कि ये जो सियासतदान है, ये वोट लेने के लिए अपने हल्के के उन सूबों में, खा वो पंजाब है, खा वो सिंध है, खा वो बलूचिस्तान, ये पाकिस्तानी है ना, हम बहसियत पाकिस्तानी आज बात कर रहे हैं ना। कितने तकलीफ की बात है कि वो वोटों की खातर जो बंदे बिजली चोरी करते हैं, उनको कुछ नहीं करते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई वापडा वाला, फेस्को वाला कराची में, सिंध में कोई जाता है तो उसको उल्टा गालियां पड़ती हैं, जिसकी वजह से सारा बर्डन हम ताजरों पर आता है, पंजाब पे आता है, और जब बिजली के बिल जमा करवाने की बारी आती है तो हम कलब कलब के थक गए, ये ना करें, खुदारा डैम बनाए, कोयले से बिजली पैदा करें, हर वो। अच्छा, अब एक चीज और देखें, 3 चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से लिंक करती हैं, पेट्रोल, बिजली और डॉलर। अगर पेट्रोल हमारे पास हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? पहले तो ये वजह हमें बता दें, ताजरों को, हमारे सियासतदान ही बता दें कि किसने कौन से मुआहदे किए। हमारा मुल्क तो अल्लाह की रहमत से ज़रई भी है, पेट्रोल इंतहा का पेट्रोल है, बहुत पेट्रोल है, नहीं निकालते। किसने मुआहिदा किया? कौन सा मुआहिदा किया कि आज हमें डॉलरों की मद में पेट्रोल के पैसे देने पड़ते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है। आखिर क्या ऐसा मामला हुआ? अच्छा, अब इसके बाद देख लें कितनी हमारी बदकिस्मती है, जितने भी इदारे बिजली बनाने वाले हैं वो सारे सियासतदानों के साथ लिंक्ड है। जितनी देर तक सियासतदान बिजनेसमैन बन के हमारी पार्लियामेंट में बैठेगा और अपने मफादात को पैसे की हवस में आके, उतनी देर तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, नामुमकिन है। तरक्की पजीर इतने को हुए हुए हैं, देखें कोई भी मुल्क उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जितनी देर तक हमारे इदारे, हमारे सियासतदान, हर वो बंदा अपने मुल्क के लिए लॉयल ना हो। मैं ये कहता हूं इस मुल्क के लिए लॉयल हो जाएं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी पेट्रोल निकालें। अगर हमने कोई मुआहदे ऐसे किए हैं, उनके साथ बैठे, उनको कहें हम मर गए हैं, हमें कुछ तो पेट्रोल निकालने दें। नहीं निकाल सकते, फिर भी सख्ती है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, जो हमें ऑफर्स कर रहे हैं, हमसे पेट्रोल लें, हमसे बिजली लें, हमसे गैस लें, फिल वक्त तो लें, क्योंकि हम पाकिस्तानी आम अवाम, आम ताजर, आम जो भी बंदा है, वो उस वक्त सोचता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है। हम कहते हैं कि चलें, अभी भी कर लें, उन बंदों के साथ मुआहिदे कर लें। देखें, हम हर काम करने से पहले कहते हैं अमेरिका हमारा खुश नहीं होगा, IMF खुश नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब अपने घर के लिए काम करेंगे तो वो ऐसा मसला भी नहीं है कि नाखुश हो, हर मुल्क करता है। आप देखें, 1+1 दिन हुए अफगानिस्तान आजाद हुआ है, उसने मेरी जिंदगी में पहली दफा एक पहला मुल्क ऐसा है जिसने बगैर सूद के बजट पेश किया। आज देख लें वो अल्हम्दुलिल्लाह किस स्टेज पे बैठा है, हर बंदे के साथ। पेट्रोल उधर निकल आया, वो किधर से जाता है? वो पाकिस्तान से होके जाता है, और हम निकाल नहीं रहे। क्यों? मुआहिदे किए हुए। किससे? किसने? पब्लिक करे ना, बताए ना क्यों हुआ ये सब कुछ। जाती मफाद ही था ना। फिर वही बात आ गई कि जाती मफाद, जाती अनाम में आके अवाम मरती है तो मर जाए,
25 करोड़ की आबादी 5 करोड़ की रह जाए तो उनको कोई मसला नहीं। हमारे मुल्क से ताजर पैसा ले लेके जा रहे हैं। देखें, जब एक ताजर अपना पूरी जमा पूंजी बाहर लेके जाएगा तो पूरी मार्केट इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब एक ताजर एक मार्केट में आता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसका पैसा जो होता है वो फैलता है। जब उसका पैसा फैलता है तो रोजगार होता है। जब वो अपना समेट के जा चुका होता है तो बहुत नुकसान होता है और बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप यकीन करेंगे कि हम पहले बड़े ही फखरिया कहते थे हम पाकिस्तान के हैं, अब हमें शर्मिंदगी हो रही है। किसके सामने? इंडियंस के सामने, बांग्लादेश के सामने, अफगानिस्तान के सामने। वो हमें ऐसे डिसहार्ड करते हैं, वो हमें ऐसे थ्रेड करते हैं जैसे हम कोई अछूत हैं। हमारा कसूर क्या है? हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमारा कसूर क्या है कि हम ये कहते हैं हमारा जीना मरना, हमारी जमा पूंजी सिर्फ पाकिस्तान में, हम इधर से नहीं हिलेंगे, हमारे बच्चे इधर हैं, हम इधर हैं, हमने इधर से नहीं हिलना। क्या हमारा ये कसूर है? क्या हमारा ये कसूर है कि हमारे ऊपर वो बंदे बिठा दिए गए हैं जो बंदे सिर्फ अपने जात से बाहर निकलते ही नहीं? अब ये देखें, साल सवा साल गवर्नमेंट की नून ने, मैं एक पाकिस्तानी ताजर हूं, ना मैं नून हूं, ना मैं पीटीआई हूं, ना मैं पीपी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं पहले पाकिस्तानी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर, मेरा मरना जीना पाकिस्तान है। अब देखें कि साल सवा साल गवर्नमेंट करके गए हैं, साथ ही एक दिन भी हम माजी की हिस्ट्री देख लें, पहले नहीं जाते। 10-10 साल वो कहते हैं हम कुर्सी के साथ चिमटे रहे। वो क्यों गए पहले? क्योंकि उनको हालात नजर आ रहे थे। वो किसने पैदा किया? वो इन्हीं लोगों ने पैदा किया। यही तो गवर्नमेंट करते हैं। हम किधर जाएं? यानी हम भी मुल्क छोड़ जाएं? आप बिलीव करें, जो पढ़ा लिखा है वो उसको जॉब मिलती है, वो खास दुबई में मिलती है। मैं माजरत के साथ कहता हूं, जो ताजर को बांग्लादेश में भी जगह मिल रही है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश वो मुल्क था जो हमसे आजाद हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है ना। अब देखें, बिजली की नौबत आई, बिजली के बिल साड़े जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं निगरान वजीर आजम ने अगले दिन उसका नोटिस लिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आम आवाम को रिलीफ कहां से मिला? कहां से मिला? वहीं की वहीं बात, मेरे एसी ऑफिस के बंद कर दे, ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ सबके बंद करवाएं, वो मरात बंद करवाएं जो चल रही है। मैं एक दफा कराची से आ रहा था ट्रेन में, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं, ट्रेन रुक गई, 3 घंटे रुकी रही बगैर किसी वजह के। हमें फिर पूछ के ये वजह पता चली कि ड्राइवर साहब के इधर पीर साहब रहते हैं, ड्राइवर साहब अपने पीर को सलाम पेश करने के लिए गए और कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में किसी को भी। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी। बलोर साहब के दौर में ट्रेन खड़ी होती थी, हमारी ट्रैवलिंग है, ताजर है, एक से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे। हम तो मेहनत करते हैं, हम अपने घर से, अपनी दुकान से मेहनत करेंगे तो बच्चों की रोजी रोटी लेके जाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ना तो हमारे IMF से कोई डायरेक्ट मामलात हैं जो हमें पैसे मिल जाए। अच्छा, ट्रेन खड़ी हो गई जी, पेट्रोल खत्म हो गया। आप बिलीव करें, हमने बाहर जाके देखा तो पेट्रोल ट्रेन से निकाला जा रहा था, इंजन से। बलोर साहब के दौर में, बलोर साहब की ट्रांसपोर्ट की उस वक्त मामलात थे, वो ये चाह रहे थे हमारा फेल हो जाए ट्रेन का सिस्टम। साद रफीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। देखें, जो अच्छी चीजें हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। साद रफीक ने बहुत अच्छा चलाया, मगर बलोर को लाया कौन? देखिए ना आप, ये फैक्ट देखें, 10-10 हजार रुपया कर्जा देते हैं सूद पे और वो बंदा खुदकुशी कर लेता है, उसको 10 हजार वापिस देने के लिए नहीं होता। आखिर इसका जवाब कौन देगा? मैं चेक कर रहा था परसों तरसों, वो आ रहा था, एक खातून कह रही थी कि बिजली का बिल मेरा बहुत ज्यादा आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं अपनी इज्जत नीलाम करूं? इसका जवाब कौन देगा? अब देखें तो सही, मगर शर्म है कि उनको आती नहीं। जुल्म जब बढ़ जाता है तो वो मिटता है। जुल्म इतना नहीं करना चाहिए कि हमारी अवाम, हमारे बच्चे अपना खून बेच के, अपनी दमड़ी बेच के भी कर्जा ना उतार सके और वो लोग अय्याशिया करते फिरें। उनकी जितनी देर तक अय्याशिया खत्म नहीं होंगी उतनी देर तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब मेरी जितनी भी, मैं आपके शो में आया हूं, जितनी भी देख लें, मफहूम यही होगा कि उनको अपनी अय्याशिया खत्म करनी पड़ेगी। मुझे याद है, मैं आपके साथ शो में था इसे कुछ 3, 4, 6, 8 महीने पहले, अब डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं, तो मैंने कहा था 70% हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अभी आप फैक्ट देख लें, 70 से ज्यादा हो चुकी है।
किसी को कोई इस चीज का है? एक फैक्ट्री बंद होने से आप यकीन करें हजारों मुलाजमीन ऐसे हैं जो बेरोजगार होते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा चलाया हुआ है कि वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो बेहतर होता ही नहीं। और जब एजुकेशन नहीं बढ़ेगी तो एक घर में सिर्फ एक ही कफील होगा बेचारा, जिसकी या तो 50,000 तनख्वाह होगी या 30,000 तनख्वाह होगी या 20,000 तनख्वाह होगी। वो कैसे गुजारा करेगा? आखिर हमें भी तो बता दें। हाँ, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो छोटे से छोटा है, उसकी तनख्वाह की तो बात ही ना करें आप। पिछले दिनों में मैं माजरत के साथ एक बंदे के घर में गया, वो छोटा सा बंदा है, छोटा सा उसका होता है, ईमानदारी से 1 कनाल का उसका घर। मैं क्या मियां साहब? उसने कहा यार शुक्र अल्लाह की जात का, वो हंसी जाए और मैं देखूं ये हमारे हुक्मरानों ने बिठाए हुए बंदे हम पे कहां पे जाके रोए हम। और उनको नजर आते हैं ताजर चोर है। भाई ताजर ने क्या चोरी की? हमें भी तो बता दें, ताजर कैसे चोर हुए? कोविड में जो हमें भेड़ बकरियों की तरह चलाया गया, आज तक ताजरों को जैसे भेड़ बकरियों की तरह चलाया जा रहा है, जो आपकी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। जब तक आप नहीं मानेंगे, आप उनको नहीं बेनिफिट्स देंगे, उतनी देर तक कैसे ये मुल्क चलेगा? जितनी देर तक 70% जो मिलें बंद हो चुकी हैं, आप उनको चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको बिजली, गैस, एनर्जी से जो क्राइसिस हैं वो उनके ऊपर नहीं पूरे करेंगे, तो कौन करेगा? फिर यही होगा, वो जितने करोड़ों की उसने इन्वेस्टमेंट की है वो कहेगा आधे पैसे मुझे मिले, मैं बांग्लादेश जाऊं, मैं इधर से अफगानिस्तान चला जाऊं, मैं इधर से दुबई चला जाऊं, मैं इधर से कनाडा चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं उधर जाके इन्वेस्टमेंट करूं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? वो कब तक होगा? क्या वो खमीनी वाला दौर ये हमारी अवाम चाह रही है? और ये हमारी जो हुक्मरान जितने भी गए हैं आज तक, कोई एक ही बता दें जिसने अवाम के लिए काम किया हो, कोई एक ही फकत। मैं अभी स्पीच आपकी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि यार कोई बताएं कि जिसने बहुत ज्यादा इधर करप्शन की हो। क्या कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया वो बंदा बता दें जिसने बहुत अच्छे काम किए हो? चलें इस पे हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कि नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेख फैसल साहब मौजूद हैं और शेख शहजाद साहब मौजूद हैं। शेख शहजाद साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे? अवाम कितनी परेशान है, ताजर किधर को जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सबसे पहले ना 41 चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ कि वो ताजरों की आवाज़ उभर कर गवर्नमेंट तक हमारी पहुँचाए। ये जो आजकल आप भी माशाल्लाह एंकर हैं, देख रहे हैं कि चर्चा बड़ा हो, हर बंदे के पास बिल है बिजली का, वो पे नहीं कर सकता। आप भाई यकीन करें, रोज़ हमारे पास 2, 3, 4 ऐसे सफेदपोश आदमी आते हैं जो कहते हैं यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने बिल पे करना है, प्लीज़ मेरी मदद करें कुछ। बंदा क्या करे? इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, बिल इतने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, और फिर ये ताजर बरात साथ नहीं देते। आप देखें कोई भी मुल्क में मुसीबत आती है, ज़ल्ज़ला आता है या कोई आंधी आती है, सैलाब आता है, तो सबसे पहले ताजर ही मालों का ना ट्रक भर भर के अमदाद के लिए भेजते हैं। वही जो फैसल भाई बता रहे थे कि ये एक रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे साथ कोई रिलीव करे, कोई तावन करे, कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इतना बोझ ना डाले। अवाम तो पहले ही परेशान है, हर बंदा परेशान है बिल की वजह से। जिसका बिल पहले 2-3 हज़ार आता था वो 15-16 हज़ार हो गया है। वासा के बिल वो पहले 190 आता था, अब वो भी 1200-1500 हो गया है। यानी हर बिल में इन्होंने, खाली बिजली का नहीं, हर बिल में, हर महकमे ने, सुई गैस वालों ने, वासा वालों ने बहुत महंगाई कर दी है। मैं कल ही पढ़ रहा था, एक ना अदर कंट्रीज़ के सदर थे, कोई सियासतदान, उन्होंने किसी एंकर से पूछा कि भाई, एंकर ने सवाल किया कि ये क्या राज है हुकूमत चलाने का। उन्होंने कहा कि आप गरीब आदमी की जो इस ज़ेर इस्तेमाल शिया ना वो सस्ती कर दे, चाहे 100 साल हुकूमत चला लें। जैसे आटा है, चीनी, घी, दाल है, ये आप सस्ता कर दे, चाहे मुल्क पे 100 साल हुक्मरानी कर लें। हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं चलता। कम से कम गरीब आदमी को तो ना आप मारें, चलें उनको तो रिलीफ दें कि यार भाई ये आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, घी सस्ता है, दूध सस्ता है। ऊपर से रही कसी है, स्कूलों ने कसर निकाल दी है, प्राइवेट स्कूलों ने। अब 2-3 माह की छुट्टियाँ हैं, वो भी फीसें ले जा रहे हैं। यानी हर बंदा ही चक्की में पिस गया है महंगाई में, ख्वाह अमीर है या गरीब है। लेकिन गरीब आदमी तो बेचारा ज़्यादा ही परेशान है
कि वो ना बिल पे नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि रोज़ 2-4 बंदे आते हैं हमारे पास, भाई हमारी हेल्प कर दे, हम नहीं बिल पे कर सकते, हम बहुत परेशान हैं, हम घर का राशन चलाएं या बिल दे। फिर ऊपर से अवाम को डर ऐसा कि हम अगर बिल नहीं पे करते तो वो तो देना ही है, बिजली काट देंगे वो हमारी, या फिर अगले महीने वो जुर्माने के साथ अदा करना पड़ेगा। ये तो आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पर निकले, कोई हमारा साथ दे, हम इनके साथ उपरवास दें कि भाई ये कम से कम गरीब आदमी को तो ना मारो, उनकी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया है वो सस्ती करें, खुदारा बिल बिजली के सस्ते करें, इनमें टैक्सेस ख़त्म करें। ये मैं कल भी एक सुर्खी पढ़ रहा था अखबार में, उन्होंने लगाया कि ये जो वापडा के अफसर हैं बड़े, इनके ख़त्म कर देंगे हम यूनिट्स, जो 600 700 यूनिट्स फ्री देते हैं ये ख़त्म कर देंगे हम, और इनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे। वो तो पहले ही उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं, वो और क्या बढ़ानी है आपने उनकी। 600-700 यूनिट्स का मतलब है बिल 40-50 हज़ार रुपया, तो ये पहले ही वो फ्री ले रहे हैं हमसे, और तुम 40-50 हज़ार कम करके लाख तनख्वाह बढ़ा दी जाए। वही ना, तो लाख तनख्वाह बढ़ा देंगे। बस ये ना भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? गुज़श्ता रोज़ मैं एक सोशल मीडिया पे खबर देख रहा था, सफ़ेद पोशी की आपने बात की, उससे मुझे बात याद आई। एक खातून जो कि सफ़ेद पोश थी, उसने 15 पे कॉल की और कॉल करने के बाद कहा कि 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाना खाने को नहीं है। तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ पुलिस ऑफिसर को कि वो खाना लेके पहुँचा भी उनके घर में। लेकिन आलम ये हो चुका है कि अब इमरजेंसी की कॉल्स क्या आ रही हैं, यहाँ पे गोली मारने से बंदा नहीं मर रहा, भूख से मर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये है कि ये नौबत आखिर आती कैसे है। हमारे अशराफिया जो हैं, अब मेरे पास तो ये जवाब ही नहीं, आपका सवाल सुन के मैं तो फिर वही बात के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मछली खाना ना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं। जब हम लोग रोजगार पैदा ही नहीं करेंगे, जब चलते हुए कारोबार को बंद कर देंगे, तो यहाँ पर यही स्टेज होगी, नफसा नफसी ही होगी। जब हम लोग, हमारे जो अशराफिया है, जब जब उनको यहाँ पर लगता है कि हमारे जो अब अकाउंट्स फिल होना बंद हो गए, वो जब बाहर के मुल्क भाग जाते हैं और फिर जब आते हैं और पूरी पूरी तनख्वाहें लेते हैं, वहाँ पर रहने की भी तनख्वाहें लेंगे, लाखों में करोड़ों में। पिछले दिनों में मैं मीडिया में पढ़ा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर एक कराची के पकड़े गए, कितने करोड़ डॉलर उनके घर से मिले। सिर्फ डॉलरों की मैं बात कर रहा हूं, जो और चीजें वो अलग हैं। तो ये भूखे ही अवाम मरेंगे और क्या होगा? आप देखें ना कि इससे और क्या है कि उसने 15 पे कॉल की, किस हालत में कि 3-4 दिन हो गए भूखे। अगर वो ना कॉल करती तो फिर वो मर जाती बेचारी, उसके बच्चे मर जाते। उसका जवाब कौन देता है? आखिर कभी तो अवाम को बोलने दें, कभी तो अवाम को बोलने दें। यानी बोलेंगे। अब परसों हम लोग एहतजाज कर रहे थे, पूरा मन एहतजाज, जो हमारा हक है। आप यकीन करेंगे, सारे सदर सेक्रेटरियों में से 60% की राय थी, फैल साहब यार सन चुके ना ला जान, साढ़े बच्चे हैं यार। यकीन करें, उनकी भी आंखों में आंसू थे, हमारी भी आंखों में आंसू थे। जब मार्केट में आते हैं तो हर बंदा कहे वैसा साहब अगे लगो असी तुहाडे नाल, वैसा अगे लगो असी तुहाडे नाल, वैसा आवाज ऊपर पहुंचाओ। चैम्बर की सतह पे हम लोगों ने जाके देख लिया, हाँ चैम्बर बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। फैसलाबाद की तारीख में बहुत अच्छे बंदे भी हैं, सारे गलत नहीं आए, मगर अक्सरियत गलत बंदों की आई। अक्सरियत हमारे मुल्क में अच्छे बंदे भी हैं, मगर अक्सरियत गलत बंदों की आई। जितनी देर तक हम मुल्क के लिए लॉयल नहीं होंगे, उतनी देर तक, मैं कहता हूं आज तो ये मीडिया में खबर आ गई, आप वो खबरें देखें जो मीडिया में नहीं आती। भूख की वजह से, अफलास की वजह से उन फैमिलियों को अपनी इज्जतें बेचना पड़ती। डरें अल्लाह के अज़ाब से। ये हमारी खुशकिस्मती है, हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हम हर चीज़ अल्लाह पर डाल देते हैं खुद। वो बद नसीब कौमें होती हैं जो समंदर के किनारे पे रह के प्यासी होती हैं, बदनसीब कौमें होती हैं। तो हम बदनसीबों में से आते जा रहे हैं। हर चीज हमारे मुल्क में मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं पता नहीं, हमें क्या पता।
ये तो ऊपर वालों का काम है। कोयला बहुत मौजूद है, हम लोग नहीं उससे काम लेते, क्यों? हमें तो पता ही नहीं। गैस बहुत मौजूद है, कहते हैं खत्म हो गई है। अच्छा खत्म होगी तो किसी हमसाया ममालिक से ले लेते, वो हमें ऑफर कर रहे हैं। अच्छा हमारे पास डॉलर नहीं है, तो फिर क्या हुआ? जब हमने मुल्क चलाना है, देखें हमें पेट्रोल चाहिए, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, साथ वाला या कोई भी हमसाया ममालिक कहता है जी हमें कैश दो, हमने उधार पे नहीं देना, ओके ठीक है। अब पेट्रोल वाली जो बंदे आपसे पेट्रोल लेते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, मैं अब आपको अपने अल्फाज में, छोटे अल्फाजों में कह देता हूं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, चलें ऐसा ले लें, उनको बिठाएं, उनसे कहें जी हमारे पास पैसे नहीं है, 3 महीने के आप एडवांस पैसे दें, हम आपको ये रिलीफ देंगे, आप अवाम को इस रेट पे दें। आप अपने टैक्स रखें, कोई मुल्क बगैर टैक्स के नहीं चलता। देखिए वो पैसे देते कि नहीं देते? पैसे देंगे। जब पेट्रोल हमारा 350 300 जो 350 पे होने जा रहा है, जो सुनने में आ रही है, अल्लाह ना करे ये हो। नहीं, महंगाई का तो सुनने में आ रहा है, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। बहुत जालिम महंगाई। जब 300 से जब हम हमारे अपने हमसाया मालिक से कैश पे लेंगे, फौरन पहुंचेगा, 150 पे दे आएगा। ये कोई अनहोनी बातें नहीं है, आप यकीन करें, अनहोनी बातें नहीं, सिर्फ करने के लिए अपने आप से मुफाद से निकलना पड़ेगा। जब निकलेंगे तो हर मसला हल होगा। हमारे इधर डीसीओ साहब आए फैसलाबाद के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। फैसलाबाद के हालात बहुत ही बुरे थे, सड़कें टूटी हुई थी, बहुत ज्यादा गलत। उन्होंने सिर्फ 4-6 महीनों में फैसलाबाद को लाइक पेरिस बना दिया था। मैं नसीम सादिक की बात कर रहा हूं। यानी अगर कोई बंदा काम करने के लिए निकले बाहर, काम ना हो ये तो नामुमकिन है। बंदा तो रब को ढूंढ लेता है जब बाहर निकले। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। हमारा मुल्क अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा मुल्क, 4 मौसम, ज़रई मुल्क। ये बातें हम तो करते हैं, मगर जितनी देर तक हम अमलन कुछ नहीं करेंगे, उतनी देर तक 15 पर ऐसी ही कॉल जाना शुरू होंगी कि हम भूखे हम मर जाएंगे, बिजली के बिल ही साड़ेंगे। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेख फैसल मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि ताजरों की कोई तंजीम जिसने जाके गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात किए हों, कोई मामलात को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की हो? हाँ जी, पिछले दिनों में हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई थी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के साथ। हमारे निगरान जो हुकूमत से पहले जो आए थे, उनके साथ हमने 3 मिनिस्टर्स को वहाँ पर मदऊ किया हुआ था। डीसीओ साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, सारे ही आए थे ना। हमने उनसे टाइम लिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं गलत बात नहीं करूंगा, उन्होंने हमें टाइम दिया। उन्होंने कहा वेल साहब जब मर्जी आए। अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं तंजीमों की, तो हम खुद भी किसी वक्त गिल्टी हो जाते हैं कि हर बंदा ये कहता है कि मैं पहले चौधरी बन जाऊं। बात तो फिर वही है जो हमारे लीडर्स करते हैं, जो हमारे हुक्मरान है वैसे ही हमारे लीडर, और मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। पहले मैं अपनी बात करूंगा। हर बंदा कहता है मैं चौधरी बन जाऊं, उसमें हम लोग वहां पर नहीं जा सके। ये हमारी चंद दिन पहले वाली ये सूरत ट्रू वाली, मैं ट्रू बातें कर रहा हूं, मैं कोई लगी लुपटी बातें नहीं कर रहा हूं। हम जा नहीं सके, उसमें हमारी एक थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि स्मॉल चैम्बर से कि हमारी वज़ीर आला साहब से कोई मुलाकात करवाएं। मेरी मियाँ जफ़र इकबाल साहब से, चौधरी शफीक अंजम साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि आने वाले चंद दिनों में हम टाइम लेके मोहसिन नकवी साहब से आपकी लाजमी मुलाकात करवाएंगे। आपको जो दरपेश मसाइल है आप वो लिख के रखें, हम उनको पेश करेंगे। लिखे हुए, बस उनके टाइम का इंतज़ार है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मसाइल जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे, हमने वो लिखे हुए। अपनी ज़ात से बाहर निकल के आधी बातें तो मैंने आपको बता भी दी, वो लिखे हुए। आपको इसलिए बताई क्योंकि आपका एक वाहिद ऐसा चैनल है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाता है। यकीन करें मैं ये भी ट्रू बात कर रहा हूं। कोई भी बात होती है, आपका चैनल सबसे पहले हमारे पास आता है। ये मसला आपको आया, आप बताएं जी क्या मसला है, मगर उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, मगर ज्यादातर उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे चैम्बर्स के साथ मिलके अपनी जो सिफारिशात है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, फैसलाबाद के लिए बेहतर है, हमारे कारोबार के लिए बेहतर है, वो हम लाजमी उन तक पहुंचाएं। अल्लाह करे वो इस पर अमल कर लें, वो रद्दी की टोकरी में ना चली जाए। क्योंकि साबका हिस्ट्री में हमने बजट के पहले अपनी सारी सिफारिशात चैम्बर में भिजवाई,
वो पता नहीं ऊपर गई कि नहीं गई। अगर नहीं गई तो ये हो नहीं सकता, चैम्बर सारी बातें ऊपर भेजता है। अगर गई हैं तो फिर उस पर अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये उनको पता है, ये उनको पता है। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइएगा, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से जब भी गुफ्तगू की जाती है ना, तो बहुत सारे मुलाजमिन क्योंकि उससे मुंसलिक होते हैं, तो जब कोई फैक्ट्री बंद होती है उस मुलाजिम को निकालने से दिल तो मालिक का बड़ा दुखता होगा। कईयों के साथ तो 20-20 साल की रगबत होती है, 20-20 साल का ताल्लुक होता है, लेकिन अब जब नुकसान में इंसान जा रहा होता है वो किस तरह से जो है ये मामला चलाए। तो एक शख्स के साथ उसका पूरा खानदान जुड़ा होता है, क्या कहेंगे, कितने चूल्हे बंद? इनको एंड ऑफ एक ही मफहूम है, इनको अपनी जात से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वरना आप भी इधर बैठे हैं, हम भी इधर बैठे हैं। आप देख लीजिएगा कि हम सारी जिंदगी होगी कलब कलब के थक गए। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान आ रही? जिसने भी फैक्ट्रियां लगानी होती हैं वो बांग्लादेश की तरफ भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, लेकिन इधर नहीं कोई भी आ रहा। हाँ, सर जी, जब हम अपने घर को सही नहीं करेंगे, जब हम एक ताजर उसको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सिक्योर चाहिए। जब हमारी इन्वेस्टमेंट ही इधर सिक्योर नहीं होगी, हमारे ताजर भाइयों की जो बाहर बैठे हुए वो कैसे इधर आएंगे? इधर एक आम ताजर के पैसे अगर कोई फ्रॉडिये बंदे लेके चले जाएं, उनके चेक हमारे पास, बड़ी छोटी बात कर रहा हूं, आपने सवाल बहुत बड़ा किया, आपने बात की इंटरनेशनल, मैं लोकल की सतह से शुरू हो रहा हूं। जब एक चेक दे के जाते हैं को फ्रॉडिये के माल दे दें और वो पैसे खा जाता है, उसके चेक हम जब लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में, आप यकीन करेंगे हमें अपने से पैसे देने पड़ते हैं। और वो उसके जब के वो फ्रॉडिया है उसको 100 रास्ते आते हैं। ताजर वो तो कभी घर में नहीं लड़ता, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है वो थाने में जाए। क्यों नहीं टाइम? क्योंकि वो हर वक्त मेहनत की उस चक्की में पिसता जा रहा है। नहीं मेहनत करेगा तो वो कहां से खाएगा? जब वो जाएगा थाने में अलग पैसे देने पड़ते हैं, वकीलों को अलग पैसे देने पड़ते हैं। एंड पे जब केस आता है तो पता चलता है वो बाहर से जमानत लेके पक्की चला गया। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। तो जब ये चीजें वो सुनते हैं, उनको हालात का पता चलता है, वो कैसे इधर इन्वेस्टमेंट करें? जब एक आम मुहब्बे वतन शहरी के पास जितनी जमा पूंजी होगी, आधी लोग खा जाएंगे किसी भी वजह से, फ्रॉड करके खा जाएंगे। और गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूं, जब पर्चा हो जाता है तो वो पैसे खत्म हो जाते हैं। इससे अगली कोई बात है तो मुझसे पूछें। तो कैसे वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी? आप मुझे इसका जवाब दे दें, आएगी इन्वेस्टमेंट? आपको क्या लगता है कि हमारे अदारों में करप्शन खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन इकदाम कौन सा उठाना चाहिए? अब एक एक पुलिस ऑफिसर पे या फिर एक एक सिविल ऑफिसर पे या एक एक उनसे हट के भी जो आम भी वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, जो मैं नहीं कहता सभी, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। तो ये खराबी को, ये करप्शन को किस तरह से खत्म किया जाए? देखिए जी, सबसे पहले मैं ये भी बात करूंगा, हमें अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होना। हम में से ही पुलिस वाले हैं, हम में से ही आर्मी वाले हैं, हम में से ही सारे हैं, फौज वाले हैं, सियासतदान हैं, हम में से ही। मगर देखें जी, जब करप्शन ख़त्म करनी है, पाकिस्तान में पहले हालात बड़े ख़राब थे गुंडागर्दी में। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया। ये अच्छा इकदाम हुआ ना। देखिए मैंने नाम लिया, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने नाम लिया। उन्होंने एकदम से एक जड़ से खत्म कर दिया, हमारा पंजाब पुरसकून हो गया। अगर ऐसे ही कोई इकदाम उठा लें करप्शन को खत्म करने से, मैं कहता हूं 24 घंटे ज्यादा है, आप बिलीव करें, बस 24 घंटे ज्यादा है। जब अफसर को पता चलेगा मेरा बड़ा अफसर ईमानदार और दयानतदार आ गया है, अगर मैंने रिश्वत ली। मुझे एक वाकया याद आ गया, मेरा दोस्त चाइना में था, उसकी फैक्ट्री में थे, तो वो पाकिस्तान आया हुआ था। हमने उसकी चैम्बर में ही मीटिंग करवाई। वो पाकिस्तानी हमारा भाई है, उसने उधर फैक्ट्री लगाई हुई चाइना में। तो चैम्बर की सतह पर मीटिंग्स हो रही है। उसने कहा जब मैंने आना था ना, तो एक दिन पहले जस्ट मैंने अपने ना उधर फ्लैट में ना सब दोस्तों की उधर डिनर रखा, तो कुछ आवाजें ऊंची हुई, तो उसमें मेरा एक पुलिस वाला दोस्त था जो पुलिस स्टेशन में था, वो भी उसमें मौजूद था। तो मेरे साथ वाले ने शिकायत की पुलिस में, उसकी ड्यूटी उसी थाने में थी, तो उसके पास ही चले गई सारी। वो आया सिविल कपड़ों में रात को था, फिर वो वर्दी में है। उसने मेरे दोस्त का नाम खालिद था, उसने कहा खालिद साहब रात को जो मामला हुए थाने में आए,
आके सारी अपनी बात करें और अपने हमसाए को आप करें। अदरवाइज आप भी अंदर हैं, मैं भी अंदर हूं, सारे अंदर हैं। वो कह रहा है मैं थाने में गया और मैंने सारा जाके उनको अपनी बताया कि ये मामला था, मैंने वापस आना था। और वहां पर ये मामलात हैं कि अगर कोई सिफारशी जाता है ना पीछे, वो सिफारशी को बिठा लेते हैं और आम आदमी को भेज देते हैं, और सिफारशी को भले कत्ल किया उसको भुगतना पड़ता है। देखें, कोई भी मामला खत्म करना, हमने अपना घर चलाना है ना, हमारी नीयत साफ है ना, तो यकीन करें मसला ही कोई नहीं। यहां पर करप्शन खत्म करना कोई मसला नहीं है, मसला अपने आप को ठीक करना है। जब ऊपर वाले हमारे बंदे ठीक हो जाएंगे ना, 24 घंटे के अंदर करप्शन भी खत्म हो जाएगी, हमारी बिजली भी सही हो जाएगी, रेट भी मुनासिब हो जाएंगे। जो इन्होंने आपस में मुआहिदे किए हुए जब वो पब्लिक हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पीटीसीएल के क्या हालात होते थे? बहुत बुरे हालात थे, बहुत ही बुरे हालात थे। जब वो उन्होंने सेमी प्राइवेटाइज करना की कोशिश की, उस वक्त बहुत बंदे बाहर निकले, गवर्नमेंट ने कर दिया। अब कंपटीशन के दौर में आपने कभी सुना पीटीसीएल को नुकसान हुआ? कभी भी नहीं सुनेंगे। क्यों? प्राइवेटाइज करने की जरूरत है बिजली कार कंपनियों को? जी जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली जरूरत है। क्यों? ठीक हो जाएंगे, नफा कम हो जाएगा। जब प्राइवेटाइज करेंगे तो जो बंदे उसके शेयर्स खरीदेंगे वो कोशिश करेंगे ये चले, आम बंदे को रिलीफ मिले, वो हमारी बिजली। अच्छा, हमारे पास कोई बंदा आता है कपड़ा लेने के लिए, वो कहता है वैसे मैं 10 थान लूंगा, मैं उसको 5 रुपए 3 रुपए लेस करता हूं कि इसने 10 थान लिए। और देखें कितनी बड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। 200 यूनिट से ज्यादा चलाएंगे और रेट है, 300 यूनिट से ज्यादा चलाएंगे और रेट है। यानी ये क्या हो रहा है? हम बिजली ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बिल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इतने टैक्सीज हैं, इतने टैक्सीज हैं कि बंदा देखता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।